Shri Jagat Prakash Nada to second the motion. माननीय सभापति जी, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अनुमोदन प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए पार्टी की तरफ से कहने का मौका दिया है। भाई मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी मित्र, उन्होंने इस प्रस्ताव को हम सबके सामने रखा है। राष्ट्रपति अभिभाषण के बारे में मैं उनके बिंदुओं पर प्रकाश डालूं, इससे पहले मैं कुछ जो जनादेश 2014 में भारत की जनता ने दिया है उसके कुछ पहलुओं पर जरूर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। वैसे तो दुनिया के विश्लेषकों ने और देश के विश्लेषकों ने इस जनादेश को कई तरीके से हम सबके सामने रखने का प्रयास किया है और उसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि इस जनादेश के पीछे मंशा क्या है। लेकिन यदि मैं एक छोटा सा राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी के नाते इसको देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया हैज वोटेड कटिंग अक्रॉस कास्ट, क्रीड, कलर, कम्युनिटी, रीजन एंड रिलीजन। भारत ने समुदाय से, जाति से, क्षेत्र से, मजहब से, इन सब से ऊपर उठ करके अपना जनादेश भारत की जनता ने दिया है और ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है भारत की पॉलिटी के लिए, भारत के प्रजातंत्र के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे हमें समझना चाहिए। 1984 के बाद, 1984 के बाद अप्रॉक्सीमेटली a gap span of 30 years किसी एक राजनीतिक दल को इतना बड़ा जन समर्थन मिला है। इस जन समर्थन को हम सबको, जहां हमारे राजनीतिक दल इसको पूरी गहराई से समझती है और एहसास करती है कि यह जन समर्थन हमें जिस उद्देश्य के लिए मिला है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। इट हैज बीन अ पॉजिटिव वोट। यह सकारात्मक जनादेश है। इट इज अ वोट for fulfilling its aspirations of the people of the country. It is a vote for assurance. It is a vote for development. It is a vote for effective and good governance. In fact, it is a vote for development through good governance. It is a vote to fight the menace of corruption. And it is a vote for effective leader. It is a vote for decisive leader. And it is a vote for effective governance. ये effective leader और effective governance ये किसी और में प्रतिबिंबित नहीं हुई है, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में प्रतिबिंबित हुई है, जिसको हम सबको समझना चाहिए। लेकिन जहां हमको इतना अच्छा जनादेश मिला है वहां हमारे मन में दो तरीके के भाव खड़े हो सकते हैं। एक भाव खड़ा होता है अहंकार का और दूसरा भाव खड़ा होता है विनम्रता का। भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा के लिए आई है। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सारी टीम 24/7 कार्य करके देश की तस्वीर बदलना चाहते हैं और इसलिए हम अहंकार के साथ नहीं, हम ह्यूमिलिटी के साथ, हम हम्बलनेस के साथ, हम विनम्रता के साथ इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और उसके एस्पिरेशंस पर कार्य करने के लिए समर्पित भाव से आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे वो पंक्ति याद है, छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में हम लिखेंगे अपनी नई कहानी। और अपनी नई कहानी में आप भी समावेश करते हैं। फिर से नई कहानी। दूसरी बात, यह जनादेश जहां हमें विनम्र होने का संदेश देता है, अपनी नई कहानी लेकिन इनकी पुरानी कहानी, जहां ये जनादेश हमें जहां ये जनादेश सभापति जी, जहां ये जनादेश
हमारे को विनम्र भाव से देश की सेवा करने के लिए, समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है, वहीं यह जनादेश हमारे विपक्ष भाइयों के लिए आत्मचिंतन और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी प्रेरित करता है। और जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, जब हम आत्मचिंतन की बात करते हैं, तो उस आत्मचिंतन के मुद्दे भी बड़े स्पष्ट हैं। मुद्दे हैं गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस, डिलीवरी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, probity in public life and willpower to fight against corruption। मुझे लगता है कि आपके पास समय काफी है, अगला 5 साल का अंतराल आपको मिला है, आप इस पर जरूर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और आत्मचिंतन करेंगे, और भारत को एक साथ बढ़ाने में आपका भी सहभागिता हमको मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। राष्ट्रपति अभिभाषण में जो 15 पन्नों में 50 पैराग्राफ में लिखा गया है, समाज के, देश के संपूर्ण विषयों को इसमें टच करने की कोशिश की है सरकार ने अपनी पूरी ताकत के साथ देश के हर व्यक्ति के बारे में चर्चा करके उसके विकास कैसे हो सकता है, इसकी चिंता की है, और इसको कुछ सूत्र वाक्यों में भी प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया है। जब हम ये कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये 2 वाक्य अपने आप में देश के बारे में एक संदेश भेजते हैं। हम अलग नहीं हैं, वो और हम और तुम, ये नहीं, एक भारत, ए यूनाइटेड इंडिया, और उस इंडिया को श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए सबका साथ लेना, इस बात को इसमें से इंगित करते संदेश मिलता है। जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये 2 सेंटेंसेस अपने आप में परिपूर्ण है बताने के लिए कि हम सबका साथ चाहते हैं। वी आर नॉट इंडिविजुअलिस्टिक, वी आर नॉट थिंकिंग, वी आर नॉट सेल्फ सेंट्रिस्ट। हम अपने बारे में सोच करके विचार नहीं कर रहे हैं, हम सबका साथ चाहते हैं, और सबका साथ सबके विकास के लिए चाहते हैं। हम किसी को किसी वोट बैंक की राजनीति में कन्वर्ट करें, उसके दृष्टि से देखें, उसकी आंखों, उनकी नजरों से देखें, इसकी आवश्यकता नहीं है। यह सरकार ने अपने 2 वाक्यों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हम सबको मालूम है कि समय के अंतराल में मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नेंस की ओर हम बढ़े थे, और इसलिए हमारी कोशिश है कि हम मिनिमम गवर्नेंस के साथ मिनिमम गवर्नमेंट के साथ मैक्सिमम गवर्नेंस करें, और उसके लिए इफेक्टिव गवर्नेंस करें, अकाउंटेबल बनाएं, रिस्पॉन्सिबल बनाएं, गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाएं, पब्लिक प्रॉपर्टी लाएं, और ये सारी बातों का प्रयास इन शब्दों में हमको दिखता है। ये इसके लिए राष्ट्रपति अभिभाषण में जो व्यक्त किया गया है उसका मैं धन्यवाद करता हूं। हमने कहा है कि हम नई दिशा लेंगे और नई दिशा से देश की दशा सुधारेंगे। दिशा की बात भी की है, दशा की बात भी की है। हमने कहा है कि हम नई नीतियां लाएंगे, लेकिन नीतियों के साथ साथ वो नीयत भी लाएंगे जो नीतियों के साथ देश का परिवर्तन करे। No cross talk, please अभी तो continue. धन्यवाद देने दीजिए। No cross talk, please. सभापति महोदय, सभापति महोदय, राष्ट्रपति अभिभाषण की शुरुआत के पन्नों में और प्रथम दूसरे पैराग्राफ में सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट की है कि यह सरकार गरीबों के लिए डेडिकेटेड है, यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। और अगर हमको याद हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसदीय दल की बैठक में पहली बार में कहा कि सरकार वो हो जो गरीब की सुने, सरकार वो हो जो गरीब के बारे में सोचे, सरकार वो हो जो गरीब के लिए काम करे। और इसीलिए हम लोगों ने एक बात बड़ी स्पष्ट की, वी डू नॉट बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। व्हेन वी से दैट वी एलिवेट a person from poverty, that means poverty is to remain, we are elevating you from that. उससे हटा करके हमारी सोच बनी है not poverty elevation but poverty elimination। इस बात को भी हम लोगों ने उसमें इंगित करने का प्रयास किया है, और ये एलिमिनेशन इस बात को इंगित करता है कि ये हमारी सोच। देखिए, जब हम एलिमिनेशन की बात करते हैं
तो संपूर्णता में हमारे को कितनी योजनाएं लानी पड़ेंगी, इसको हमको समझना चाहिए। और सरकार इस बात के लिए कमिटेड है। यह सराहनीय विषय है जो हम आपके सामने डालना चाहते हैं। जहां तक फूड इन्फ्लेशन का सवाल है या इन्फ्लेशन का सवाल है, सरकार ने इसको बहुत सख्ती से लिया है। इसीलिए अपनी टॉप प्रायोरिटी में सरकार ने इन्फ्लेशन के विषय को एड्रेस करने की कोशिश की है। जहां तक इन्फ्लेशन की दृष्टि से हमने कहा है कि हम सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स बढ़ाएंगे, वहीं ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सरकार कृत संकल्प है। यह जो स्टेप्स लिए जाने हैं टू प्रिवेंट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, यह सरकार की इच्छा शक्ति को व्यक्त करता है। जहां तक सवाल है, हम कहते हैं कि भारत गांव में बसता है। भारत की जनता 2/3 जनता गांव में रहती है। जब तक हम गांव की तस्वीर नहीं बदलेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए हम लोगों ने 2 बातों पर ध्यान दिया। एक बात जो सरकार ने स्पेल आउट की है वो यह की है कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करते हुए, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंशियल पावर्स देते हुए, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है जो सरकार ने करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, आर अर्बन, ये एक नई स्कीम, रूरल अर्बन, यानी रूरल एरिया में अर्बन एमिनिटीज को प्रोवाइड करना। और अर्बन एमिनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए गांव की आत्मा भी बची रहे, गांव की संस्कृति भी बची रहे, गांव की जीवन शैली भी बची रहे, लेकिन वो अर्बन एमिनिटीज के साथ फैसिलिटेट हो, इस बात को करने का जो सरकार ने संकल्प लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। जहां तक सवाल है किसान और कृषि भाइयों का, हम सबको मालूम है, पिछले आए दिनों हम सुनते रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान मुसीबत में है। किसान की तस्वीर को भी बदलने के लिए इस सरकार ने अपने आप को एड्रेस करने का प्रयास किया है। और इसीलिए किसान के इस रिवर्सल को, इस आत्महत्या के रिवर्सल को करने के लिए साफ कहा है कि वी विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को मदद करनी पड़ेगी, उनको लिए इन्वेस्टमेंट्स देने पड़ेंगे, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल वेंचर बनाना पड़ेगा। और प्रॉफिटेबल वेंचर बनाने के लिए प्राइसिंग एंड प्रोक्योरमेंट, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये सारे इश्यूज हैं जिसको एड्रेस करने के लिए हमारी सरकार ने 15 छोटे पन्नों में 50 पैराग्राफ में भारत की जनता के प्रति, कृषि के प्रति कमिटमेंट को शो किया है। यह हम सबको मालूम है। प्रधानमंत्री ग्राम कृषि सिंचाई योजना, यह अपने आप में इस बात का कमिटमेंट है कि खेत तुम्हारा है, लेकिन पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है, पानी सरकार पहुंचाएगी। और इस कमिटमेंट के साथ साथ हर खेत को पानी और जल संचय और जल सिंचन, इतनी गहरी सोच को लेकर के सरकार आई है। सरकार को इसके लिए निश्चित रूप से हम बधाई देना चाहेंगे, साधुवाद देना चाहेंगे कि कितनी गहराई से भारत के कृषि के बारे में भारत की हमारी सरकार ने सोचा है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र का सवाल है, एक क्रांतिकारी कदम लेने का प्रयास सरकार ने किया है। और वो स्वास्थ्य योजना के दृष्टि से जब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से चर्चा करते हैं तो हम सिर्फ इधर के स्वास्थ्य की चर्चा नहीं करते, हम उधर के स्वास्थ्य की भी चिंता करने की बात करते हैं। हम स्वास्थ्य, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, और वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर की दृष्टि से हम लोगों ने ये तय किया है कि होलिस्टिक अप्रोच को हम डेवलप करेंगे सो दैट हेल्थ इज एक्सेसिबल एंड पॉसिबल फॉर एवरी इंडिविजुअल, फॉर एवरी पुअर मैन ऑफ द कंट्री। और इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच को डेवलप करने का प्रयास किया है। मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि अपने राज्य में मैं भी स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी हमने संभाली। हमने देखा
कि हम चाहे लाख कोशिश करें, जब तक नीतियों में परिवर्तन नहीं होगा तब तक स्वास्थ्य सेवाएं गरीब आम आदमी तक पहुंचने में कठिनाई आएगी। और इसलिए सरकार का यह कमिटमेंट कि वी विल गो फॉर ए न्यू हेल्थ पॉलिसी, अ पॉलिसी विच विल रीच द पुअर, which will take care of the poor, which will take care of the rural India, which will take care of everybody, और प्रिवेंटिव साइड को भी ध्यान में लेकर के होलिस्टिक अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे। ये स्वास्थ्य के दृष्टि से जो नीतियां बनाई हैं, बनाने का तय किया है, संकल्प लिया है, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं सरकार को। हर स्टेट में हेडक्वार्टर्स पर या स्टेट के किसी एक स्थान पर एक एम्स जैसी इंस्टीट्यूशन को खोलना, एक हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना। जब भारत के सभी राज्यों में एम्स जैसी फैसिलिटी हो जाएंगी तो निश्चित रूप से सारे भारत में हेल्थ की फैसिलिटीज का कितना विकास हो सकेगा, उसको हमको समझने की जरूरत है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, एजुकेशन का सवाल है, हम सब जानते हैं कि भारत लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन वाला देश है और इसलिए इसको हम एसेट की तरीके से, इसको हम पूंजी के रूप में संभाल करके एजुकेशन में हम इक्विप करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए अपने यूथ को हम इक्विप करेंगे शिक्षा से और स्किल से। हम यूथ डेवलपमेंट की बात नहीं करते। देयर इज ए स्टेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम यूथ डेवलपमेंट टू यूथ लेड डेवलपमेंट। यूथ के द्वारा डेवलपमेंट होगा, यह उसमें हम ताकत भरना चाहते हैं, यह उसका मिशन हम डालना चाहते हैं, जिसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए हम ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, वर्चुअल क्लासरूम्स में हम परिवर्तित करना चाहते हैं। हम शिक्षा को किसी में बांधना नहीं चाहते। हम शिक्षा सिर्फ हैव्स के लिए नहीं देना चाहते, हम शिक्षा हैव नॉट्स के लिए भी देना चाहते हैं। हम शिक्षा को ऑनलाइन करके सबके लिए उसको पहुंचाना चाहते हैं और पूरे देश को एक वर्चुअल क्लासरूम में बदलने का प्रयास कर सकते हैं। इस तरीके की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर के सरकार आई है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बात की चिंता करेगी। वैसे मुझे मालूम है देयर हैज बीन ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968, देयर वाज ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986। बहुत से एजुकेशनल पॉलिसीज इस देश में आई, लेकिन दे वर कॉस्मेटिक चेंजेस, दे ब्रॉट ओनली कॉस्मेटिक चेंजेस। 10+2+3, 10+2+2, ये तो चलता रहा, लेकिन जो मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है उसमें हम लोगों ने कहा है कि जो लैक ऑफ क्वालिटी डेवलप हुई है, जो लैक ऑफ रिसर्च डेवलप हुआ है, जो लैक ऑफ इनोवेशन हुआ है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन सारी चीज़ों को एड्रेस करेगी और इन सारी चीज़ों को एड्रेस करके आगे उसमें एक मूल चूक परिवर्तन करने का प्रयास करेगी। सेटिंग अप ऑफ IITs एंड IIMs इन एवरी स्टेट सेंटर, यह अपने आप में शिक्षा की तस्वीर को देश में बदलेगा। और यह फैसला लेना, यह कमिटमेंट लेना, यह अपने आप में इस सरकार की शिक्षा के प्रति सीरियसनेस और कमिटमेंट को दर्शाता है। यह मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। ई लाइब्रेरी की कॉन्सेप्ट को डेवलप करना शिक्षा के क्षेत्र में, यह एम्पावर करता है टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। एक समय ऐसा आता है जब हम ये कहते हैं कि हम ये शिक्षा कहां से लें। शिक्षक सोचता है कि हम ये शिक्षा कहां से जानकारी हासिल करें, विद्यार्थी सोचता है कि हम अपने शिक्षक से पूछें या न पूछें। दिस ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट जो सबको एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन देगा, इससे निश्चित रूप से हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स को इसमें लाभ मिलने वाला है। हर हाथ को हुनर, यानी हमारा जिसको कहते हैं कि ट्रेडिशनल फॉर्मल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन, इनके बीच के बैरियर को समाप्त करने वाला है। और इसलिए हर हाथ को हुनर और हुनर के प्रति रिस्पेक्टेबिलिटी यह डेवलप होगा। स्किल्ड इंडिया गोल नेशनल मल्टी स्किल मिशन के माध्यम से होगा। यह भी हम सब के लिए बहुत ही सराहनीय विषय है और साधुवाद सरकार को मैं इसके लिए देता हूं। हम लोगों ने कोशिश की है, हमारे मुख्तार भाई ने अपने माइनॉरिटीज के बारे में बहुत सी चर्चाएं की हैं, लेकिन माइनॉरिटीज के दृष्टि से उनको इक्वल पार्टनर्स बनाना, उनको एक साथ खड़ा करना, उनको जो दिक्कतें हैं उनको ठीक करना, इसके बारे में सरकार ने जो सोचा है और सोचते हुए जो यह प्रयास किया गया है कि हम एजुकेशन के दृष्टि से जो मॉडर्नाइज्ड मदरसेस खोलने का जो उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वह भी एक सराहनीय कदम है, यह हम कहना चाहेंगे। हमारे ट्राइबल एरियाज जो नक्सलाइट से इन्फेक्टेड हुए हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है वहाँ शिक्षा की कमी।
वहां बहुत बड़ा कारण है कनेक्टिविटी, वहां बहुत बड़ा कारण है उनके विकास को मूल धारा से जोड़ने में। इसलिए वन बंधु कल्याण योजना के तहत 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, 100% कनेक्टिविटी ऑफ ऑल वेदर रोड्स, इस तरह का संकल्प लेना यह अपने आप में इस बात को बताता है कि हम किस तरीके से हम देश को देखना चाहते हैं। कल एक बहुत ही ऐतिहासिक विषय के बारे में हमारी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और हम लोगों ने यह बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि महिलाओं को हम देश के विकास में बराबर का साथ लेकर के चलना चाहते हैं और उनका विकास करना चाहते हैं। और अब वो दिन दूर नहीं है जब 33% इस संसद के अंदर हमारी बहनें, हमारी माताएं होंगी, हमारे साथ वो इस विकास में जुड़ेंगी। और वो समय दूर नहीं है जब स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी 33% की हमारे बहनें उसमें भाग लेंगी और उसके साथ विकास में अपना योगदान करेंगी। लेकिन इतना ही नहीं, हम देश को कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के दृष्टि से बेटी बचाओ योजना और बेटी पढ़ाओ योजना, ये बहुत ही गहरी योजना है। बेटियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम उनको जब तक पढ़ाएंगे नहीं और पढ़ाने के लिए उनको जब तक हम प्रेरित नहीं करेंगे, उनको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए समाज के इस विषय पर भी सरकार ने सोचा है और साथ ही साथ एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन पर जीरो टॉलरेंस से सरकार ने अपनी कमिटमेंट को दोहराया है। यह इस बात का सूचक है कि सरकार मींस बिजनेस। सरकार एक तय कर चुकी है कि हम पूरी ताकत के साथ भारत के विकास में अपना योगदान कैसे कर सकते हैं, इसका उन्होंने ब्लूप्रिंट खींचने का प्रयास किया है। सभापति महोदय, मुझे प्रदेश में मंत्री रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है 2 टर्म। मैं प्रदेश के तरफ से यहां देश के अपने केंद्र की सरकार के पास भी आता रहा हूं। मुझे मालूम है कि हम किस तरीके से प्रदेश की सरकार के नुमाइंदे के रूप में देश की सरकार के सामने अपनी गुहार लगाते रहे। यह फेडरल स्ट्रक्चर डाइल्यूट हुआ है। यह फेडरल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अपनी बात कहो और जाओ, होगा तो हम देखेंगे। कई बार मैंने नेताओं के मुख से यह शब्द भी सुने हैं कि हम तुम्हें देते हैं और तब तुम आगे जाकर के कार्य करते हो। यह हम और तुम का रिश्ता किसने अपने शब्दों से खड़ा किया? हमारी कोशिश है कि हम फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। मोदी जी ने कहा है हम टीम इंडिया के रूप में आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। इस बात को हम लोगों ने कहने का प्रयास किया। यह ऑर्गेनिक टीम इंडिया की बात, ये उनको साथ लेकर के चलने का सवाल। अपनी टीम हारने वाली नहीं होगी, जीतने वाली टीम होगी। जब अच्छा काम करेंगे तो जीतेंगे ही जीतेंगे। जब अच्छे विचारों से काम करेंगे तो जीतना निश्चित है। लेकिन हमने बराबर की सहभागिता को किया। अभी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे आपका दर्द मालूम है, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके विकास में हम बराबर का साथ देंगे। इस बात का उन्होंने एश्योरेंस दिया। यह हमारे सामने है। एनडीसी की मीटिंग्स में और इंटरस्टेट काउंसिल्स में भी मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुबह से बैठ करके शाम तक स्टेट्स की बात सुनना और सुनने के बाद नोटेड, और कई बार तो यह कह दिया जाना कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए। हम अपनी बातों को पूरे अरमान के साथ लेकर आए और बड़े बड़े काउंसिल्स में कहा जाए कि आप बोलने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ा हुआ समझा जाए, तो हम समझ सकते हैं कि वो पढ़ा हुआ का क्या अर्थ होता है। इस तरह की भावना से हम गुजरे हैं। लेकिन सरकार ने ये कमिटमेंट की है कि हम इस फोरम को रिवाइटलाइज करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को भी और इंटरस्टेट काउंसिल को भी, और इसको मीनिंगफुल फोरम बनाएंगे और साथ मिलकर के चल करके देश का विकास करेंगे। ये सराहनीय विषय है जिसको हमको पूरा का पूरा साधुवाद देना चाहिए और इसमें हमको पूरा समर्थन देना चाहिए। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बातचीत, ये बहुत ही एक नया कदम है जिसको हम सरकार ने उठाने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने चिंता की है कोस्टल रीजन्स की, सरकार ने चिंता की है कोस्टल रीजन्स की, हिली रीजन्स की, डेजर्ट रीजन्स की।
इसका मतलब केंद्र सरकार राज्यों पर यह विषय नहीं छोड़ती, केंद्र सरकार अपने ऊपर जिम्मा लेती है कि राज्य सरकारों के इन रीजन्स के डेवलपमेंट के लिए, हिल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए हम कैसा सदुपयोग कर सकते हैं और सरकार इसमें कैसा सहयोग कर सकती है, इसकी चिंता की गई है। भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम सरकार की कमिटमेंट है और इसलिए पहली कैबिनेट मीटिंग में काले धन को वापस लाना, इसकी कमिटमेंट को एसआईटी के द्वारा दर्शाया गया है। और अभी तो यह शुरुआत है, अभी तो यह आगाज है, आगे आगे देखिए, अभी तो यह शुरुआत है और इसलिए इसमें भी हम सबको पूर्ण सफलता मिलेगी। देश का पैसा वापस आएगा और देश के गरीब जनों के विकास में लगेगा, यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं। हम इतना ही नहीं, हम देश को, भारत को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मार्केट के रूप में देखते हैं और इसीलिए हम इसे एम्पावर्ड करना चाहते हैं और एम्पावर्ड करने के लिए स्किल, स्केल और स्पीड तीनों पर ध्यान देते हुए हमने काम करने की कोशिश की है। वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे और इसके साथ साथ इंकरेज किया जाएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंकरेज करना और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, फ्रेट कॉरिडोर्स बनाना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाना, इस तरह की महत्वाकांक्षी योजना ये अपने आप में बताती है कि सरकार ने आने वाले 60 महीने में देश की तस्वीर बदलने की कमिटमेंट की है। इस बात को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, हम सबको मालूम है कि देश में बहुत बहस चली। कुछ बहस करने वाले यह कहते रहे कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट एंड नथिंग एनवायरनमेंट, नथिंग टू डू विथ एनवायरनमेंट। फिर एक ऐसा दौर आया कि एनवायरनमेंट का दौर चला और एनवायरनमेंट के दौर को भी करते करते हमने कानून ऐसे बना दिए जिस कानून ने डेवलपमेंट को रोकने का प्रयास किया। ये मानना है, सरकार का यह मानना है, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बोथ कैन गो हैंड इन हैंड। दोनों चीजें हो सकती हैं, विकास भी हो सकता है और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी हो सकता है। इच्छा शक्ति की जरूरत है, जहां डेवलपमेंट करना है वहां डेवलपमेंट करें, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट अप्राइसल्स और स्ट्रिक्ट अप्राइसल्स के साथ साथ स्ट्रिक्ट उसको इम्प्लीमेंटेशन, कैट प्रोग्राम्स हैं, इन सारे कैट प्रोग्राम्स को ठीक ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए और उसी के साथ साथ साउंड अप्राइसल हो, स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस हो, तो निश्चित रूप से एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी होगा और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के साथ साथ डेवलपमेंट भी होगा। मुझे यहां पर यह बताने में बहुत खुशी होती है कि जब हम एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें गुजरात मॉडल को याद करना चाहिए। उसमें दोनों चीजों की चिंता की गई है, उनका ग्रीन एरिया भी बढ़ा है और इसके साथ साथ डेवलपमेंट भी बढ़ा है। एक कंसर्टेड एफर्ट, एक कॉन्शियस एफर्ट लिया गया है और अगर यह गुजरात में हो सकता है तो मोदी जी सारे देश में करके दिखाएंगे। इस बात को भी हम आपको विश्वास के साथ कह रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्तार भाई नकवी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं और इसकी शुरुआत शपथ ग्रहण समारोह से ही शुरू हुई है। हम सबको मालूम है कि एक बहुत ही बोल्ड और यूनिक डिसीजन इस सरकार ने लिया, सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों का निमंत्रण, और जिस तरीके से वो उसका रिस्पांस मिला वह इस बात का सूचक है कि देश में अपने पड़ोसियों के साथ इकोनॉमिकली जो म्यूचुअल इश्यूज हैं उनका हम एड्रेस करते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसकी हमने शुरुआत की है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास सॉफ्ट पावर है और सॉफ्ट पावर के लिए हमारे पास जो रिच स्पिरिचुअल और हमारे कल्चरल और फिलोसॉफिकल हेरिटेज है उसको मजबूती प्रदान करने की ज़रूरत है। यह सॉफ्ट पावर भी देश को बहुत बड़ी ताकत देता है और इसीलिए ब्रांड इंडिया की बात की गई। We have talked about 5 T's: tradition, talent, tourism, trade and technology. ये सब के सब को करने का हमने प्रयास किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूरी ताकत के साथ इन 5 T's को लेकर के
ब्रांड इंडिया को आगे डेवलप करेंगे और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं। अपनी बात को समाप्त करने के पहले मैं एक कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यह मंशा लेकर के सरकार काम में जुटी है। मैं जहां राष्ट्रपति अभिभाषण को, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं, वहीं आपको यह इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि पूरी विनम्रता के साथ हम इस जनादेश को संभाल करके देश की सेवा करेंगे और आपसे आशा करते हैं कि आपका भी बराबर का सहभाग और विश्वास हमको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।